नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अ, जिससे जुड़कर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर रहते हुए कर सकते हैं। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड ऐश का बेनिफिट प्राप्त होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तभी आप अनअकैडमी से जुड़ सकेंगे और उसकी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। आई एम एन पी शुक्ला, चेयरमैन ऑफ अपेक्षा IAS प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल ऑस्पिरेंट फॉर द लास्ट 17 years फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशंस. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my hobby, my passion. अनअकैडमी से वर्तमान में देश के टॉप मोस्ट फैकल्टीज से रिलेटेड मेंटर्स जुड़े हुए हैं, और इन मेंटर्स की योग्यता और अनुभव का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक। इनके नॉलेज तथा एक्सपीरियंस का लाभ आप तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे और उससे जुड़ेंगे। अनअकैडमी जो 15,500 से ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, NCERT समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर्स और करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये तमाम कोर्सेस आपको मिलेंगे जब आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हुए इनमें से किसी कोर्स के लिए, इनमें से किसी सिलेबस को कवर करने के लिए आप जो है उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। यदि आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत अनअकैडमी प्लस कोर्सेस को लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स लेने से जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो आपको मतलब बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है अनअकैडमी की तरफ से, उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस शेड्यूल, स्ट्रक्चर शेड्यूल और पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर्स, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अनअकैडमी प्लस के तहत जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो केवल लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज की, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की, शेड्यूल, स्ट्रक्चर शेड्यूल की, ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो इसमें जो फी स्ट्रक्चर बनाया गया है, फी स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया गया अनअकैडमी की तरफ से, उसमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, 3 मंथ की फीस 22,500 रुपये है और 6 मंथ की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है। इसी प्रकार 3 साल की फीस 90,000 रुपये डिसाइड की गई है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी से जुड़ते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन सारे फी में आपको 10% का एक डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 1 मंथ की फीस आपकी 8,100 रुपये हो जाएगी, 3 मंथ की फीस आपको 20,250 रुपये हो जाएगी, 6 मंथ की फीस आपकी 36,450 रुपये हो जाएगी, 1 साल की फीस 44,550 हो जाएगी, 2 साल की फीस 64,800 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस 81,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी से जुड़कर अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सारी सुविधाएं और बढ़ जाती हैं और विस्तृत हो जाती हैं।
अब इसके तहत जैसे डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज की सुविधा होगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की सुविधा होगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की सुविधा होगी, पर्सनल कोच की सुविधा होगी, डेली मेंस क्वेश्चन एंड राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर की सुविधा होगी और पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको प्राप्त होगी। अब इस कोर्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो फी स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें 1 साल की फीस जो है वो 69,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है, 3 साल की फीस 1,41,000 रुपये डिसाइड की गई है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो इस फी संरचना में, इस शुल्क संरचना में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% की छूट मिलेगी फीस में। जैसे अगर आप 12 महीने मतलब 1 साल का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं जिसकी फीस 69,500 रुपये है, लेकिन इस कोड के NPS 10 कोड के तहत जाते हैं तो ये फीस आपकी 62,550 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 2 साल का आप आइकॉनिक कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी फीस 1,07,000 रुपये है, लेकिन अगर NPS 10 कोड के तहत जाते हैं तो ये फीस आपकी 96,300 रुपये हो जाएगी। 3 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं, 3 साल का कोर्स आप लेते हैं तो जिसकी फीस 1,41,000 रुपये है, लेकिन NPS 10 कोड का यूज करने पर ये फीस आपकी 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये फीस में एक बड़ी सुविधा, एक बड़ी फैसिलिटी दी गई है अनअकैडमी के द्वारा। इसी प्रकार आप अनअकैडमी से जुड़कर ऑप्शनल कोर्सेस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी अनअकैडमी प्रोवाइड करती है और इसके तहत कहा गया है कि अगर आप ऑप्शनल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी 1 महीने की फीस 5,000 रुपये, उसकी 6 महीने की फीस 22,500 रुपये, उसकी 1 साल की फीस 27,500 रुपये, उसकी 2 साल की फीस 40,000 रुपये और उसकी 3 साल की फीस जो है वो 50,000 रुपये डिसाइड की गई है। लेकिन ये छूट इसमें भी दी गई है अनअकैडमी की तरफ से, मतलब ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी, कि यदि कोई प्रतियोगी छात्र मेरे NPS 10 कोड के तहत जुड़ता है अनअकैडमी से तो इन सारे फी स्ट्रक्चर पर 10% का एक भारी डिस्काउंट उसे मिलेगा। जैसे आप की 1 महीने की जो फीस 5,000 रुपये है वो 4,500 रुपये हो जाएगी, 6 महीने की फीस जो आपकी 22,500 है वो 20,250 हो जाएगी, 1 साल की फीस 27,500 है वो 24,750 रुपये हो जाएगी, 2 साल की फीस जो 40,000 है वो 36,000 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस जो 50,000 रुपये है वो 45,000 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार अनअकैडमी के द्वारा ये तमाम सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। अभी मैं प्रस्तावना के संबंध में एक विश्लेषणात्मक व्यू लेके चल रहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषणात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना का अध्ययन करते समय, प्रस्तावना का विश्लेषण करते समय किन किन प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो अगर प्रस्तावना को सही ढंग से समझना है, संविधान को सही ढंग से समझना है, तो आपको प्रस्तावना का अध्ययन करना होगा, प्रस्तावना की उपयोगिता को समझना होगा कि प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना जो है वो केवल दिखावे की वस्तु नहीं है और न ही यह राजनैतिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा मात्र है, बल्कि प्रस्तावना से एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हालांकि अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि इस इशू पर काफी विवाद रहा है कि प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग या भाग है भी कि नहीं है। इस पर तमाम डिबेट है, तमाम इस पर सवाल उठाए गए, सर्वोच्च न्यायालय के सामने केस लाए गए और सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई केस लाए गए और अलग अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण भी परिवर्तित होते रहे। कभी वो प्रस्तावना को संविधान मानने के पक्ष में निर्णय दिया, कभी उसने प्रस्तावना को संविधान मानने से स्वयं मना किया। फाइनल क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम प्रस्तावना का समग्र अध्ययन करना चाह रहे हो तो उसमें प्रस्तावना के संबंध में 4 बिंदुओं पर हमको फोकस करना पड़ेगा कि वही प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, पहली बात। दूसरी बात
कि प्रस्तावना संविधान का अंग है भी कि नहीं। तीसरी बात, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और चौथी बात, अगर कार्यपालिका और विधायिका कोई ऐसी नीति बनाती हैं जो प्रस्तावना में निहित आदर्शों के विरुद्ध हो, तो क्या प्रस्तावना में निहित आदर्शों को न्यायालय द्वारा इंफोर्सिबल कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। इन चार बिंदुओं के आधार पर ही प्रस्तावना का सही विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है, एक एनालिटिकल स्टडी की जा सकती है और प्रस्तावना के संबंध में समुचित कह लीजिए कि एक समझ बनाई जा सकती है। तो पहले बिंदु पर हम विचार करते हैं कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना हमारे लिए कैसे उपयोगी है। प्रस्तावना की उपयोगिता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पहले देखते प्रस्तावना की जो उपयोगिता सिद्ध होती है कि प्रस्तावना हमको इस बात से अवगत कराती है कि संविधान के द्वारा मतलब शक्ति और सत्ता का स्रोत क्या है। मतलब हमारा संविधान जो है, संविधान के द्वारा जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस राजनीतिक व्यवस्था में, उस राज व्यवस्था में शक्ति अंतिम रूप से कहां पर है, किसमें निहित है, इस चीज से अवगत कराती, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा किया भी था। इसी प्रकार प्रस्तावना की जो दूसरी उपयोगिता है, जो हमको प्रस्तावना हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि प्रस्तावना जो है वो राज्य और सरकार के स्वरूप से हमको परिचित कराती है कि भारत में राज्य का स्वरूप क्या होगा। और राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं 5 शब्दों के माध्यम से प्रस्तावना इस प्रकार की सूचना प्रेषित करती है कि भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है या भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। उसमें पहला शब्द है सोवरेन स्टेट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब आपके जहन में हो तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया इन 5 शब्दों को लेके कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब ये 5 शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, टोटल सोवरेन स्टेट, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन 5 शब्दों का प्रयोग है। और यही 5 शब्द भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज्य, भारत सरकार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं कि भारत कैसा राज्य है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य को जानने से पहले थोड़ा सा हम जाने कि इन आधारों पर राज्य की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। तो जैसे पहला जो राज्य होता है, एक राज्य का जो पहला प्रकार या यूं कह लीजिए एक राज्य का जो एक टाइप है, उसे हम उपनिवेश राज्य कहते हैं, उसे हम कॉलोनी राज्य कहते हैं, उसे हम डिपेंडेंसी राज्य कहते हैं। तो यहाँ डिपेंडेंसी राज्य का मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली राज्य, कोई समृद्ध राज्य, कोई प्रभुत्वशाली राज्य किसी छोटे राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम पर, उसके इकोनॉमिकल सिस्टम पर, उसके सोशल सिस्टम पर अगर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए तो उस राज्य को उपनिवेश राज्य कहा जाता है, डिपेंडेंसी स्टेट कहा जाता है, निर्भर राज्य कहा जाता है। दूसरा जो राज्य है जिसे प्रोटेक्टरेट स्टेट कहा जाता है, जिसे संरक्षित राज्य कहा जाता है। संरक्षित राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसके कुछ विषयों पर, कुछ प्रमुख विषयों पर नियंत्रण जो होता है वो किसी दूसरे समृद्ध या प्रभुत्वशाली राज्य का होता है, लेकिन शेष जो विषय होते हैं उनके बारे में शासन करने का पूरा अधिकार उस कमजोर राज्य को होता है। ऐसे अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें तो ब्रिटिश भारत में कुछ देशी रियासतों की स्थिति हुआ करती थी। कुछ देशी रियासतें
के जो प्रमुख विषय थे, जैसे विदेश था, प्रतिरक्षा था, संचार था, इन विषयों पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के हाथों में था कि इन विषयों को, इन देशी रियासतों के संबंध में इन पर नियंत्रण, इनका प्रभुत्व, इनका संचालन ब्रिटिश सरकार करेगी। शेष विषयों पर शासन करने का अधिकार उनको दिया गया था, क्योंकि देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता था, कह लीजिए कि समझौता ये था कि देशी रियासतें ब्रिटिश सरकार को इन विषयों पर शासन करने का अधिकार देंगी और ब्रिटिश सरकार इसके बदले देशी रियासतों को क्या देगा? देशी रियासतों को ये आश्वासन दिया गया कि देशी रियासतों की बाह्य आक्रमण या आंतरिक असंतोष से, आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा दिए जाने का आश्वासन ब्रिटिश सरकार से दिया गया। तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें प्रोटेक्टरेट स्टेट कहा जाता है, इन्हें संरक्षित राज्य कहा जाता है। इसी प्रकार अगर आप जो वर्तमान भारतीय संघ का एक राज्य सिक्किम है, तो सिक्किम को भारत में विधिवत मिलाने के पूर्व, मतलब 1975 के पूर्व, सिक्किम जो था वो भारत का एक संरक्षित राज्य था, क्योंकि सिक्किम और भारत, भाई भारतीय संघ का अकेला राज्य है सिक्किम, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले उसे सहयोगी राज्य कहा गया था, उसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत सरकार और सिक्किम के बीच एक एग्रीमेंट फाइनल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था, चूंकि सिक्किम सरकार की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत के संसदीय तंत्र में, भारत के आर्थिक तंत्र में भागीदारी की इच्छा जाहिर की थी। उसकी इसी इच्छा को व्यवहार में लाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था कि ठीक है भाई, हम दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। और सहयोग क्या था? भारत सरकार ने कहा कि आप अपने 3 विषय, विदेश, प्रतिरक्षा, संचार पर शासन करने का अधिकार हमको दे दीजिए, और इसके बदले हम मतलब सिक्किम के 2-2 प्रतिनिधियों को संसद के दोनों सदनों में, मतलब हम प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन प्रदान करेंगे, और उन्हें उन 2-2 रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे सिक्किम के, उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, सांसदों को प्राप्त होते हैं। एक्सेप्शन इसका था, इन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये सिक्किम ने भारत को क्या दिया? विदेश, प्रतिरक्षा और संचार पर शासन करने का अधिकार। मतलब ये जो 3 विषय हैं वो भारत के कंट्रोल में होंगे सिक्किम के संबंध में। और इसके बदले भारत ने सिक्किम को क्या दिया? भारत के आर्थिक और संसदीय तंत्र में उन्हें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, प्रतिनिधित्व प्रदान किया। तो इस प्रकार सिक्किम जो है वो भारत का 1975 के पूर्व कैसा राज्य था? संरक्षित राज्य था। तीसरा टाइप का जो राज्य होता है उसे डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अगर किसी प्रभुत्वशाली राज्य के नियंत्रण से कोई राज्य स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्रता के बाद उसमें सारी शक्ति होगी, सारे विषयों पर शासन संचालन का दायित्व और राइट उसके पास होगा, उसमें निहित होगा। लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद भी उसका अध्यक्ष ब्रिटेन का क्राउन ही होगा। अगर ब्रिटेन का उस, मतलब कह लीजिए कि उस प्रभुत्वशाली राज्य का राजाध्यक्ष ही होगा। हालांकि वो प्रतीकात्मक होगा, सिंबॉलिकली होगा, सांकेतिक होगा, लेकिन वही होगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो आज भी उन्हें डोमिनियन स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि आज भी वहाँ का जो राजाध्यक्ष है वो ब्रिटिश का सम्राट या साम्राज्ञी ही होता है। चौथा जो राज्य है जिसे सोवरेन स्टेट कहा जाता है, जिसे प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसे अपने आंतरिक क्षेत्रों तथा बाह्य क्षेत्रों दोनों के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय करने की अंतिम ताकत निहित हो। उसका राज्याध्यक्ष न तो कोई प्रतीकात्मक होगा न सिंबॉलिक होगा, उसका अपना राज्याध्यक्ष अपनी जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। कहने का मतलब है कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जिसके आंतरिक और बाह्य दोनों संबंधों पर किसी विदेशी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। किसी विदेशी राज्य को
उसके भारतीय उसके कह लीजिए कि गृह व विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में डिक्लेयर करती है, घोषित करती है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामले किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेशी मतलब देश को भारत के गृह नीति अथवा भारत की विदेश नीति में, मतलब भारत के आंतरिक मामलों में या भारत के बाह्य मामलों में किसी तरह का कोई इंटरवीन करने का, कोई इंटरफेरेंस करने का, किसी तरह कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता भारत स्वयं के शर्तों पर करेगा। भारत जो है अपने हितों के अनुरूप रहते हुए करेगा। किसी अन्य राज्य के दबाव में ऐसा काम करने के लिए भारत बाध्य नहीं होगा। क्योंकि भारत में ये सारे गुण, सारे तत्व, सारी विशेषताएं निहित हैं, इसलिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहां संपूर्ण का मतलब, यहां टोटल का मतलब है कि आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में भारत की सीमा रेखा के भीतर भारत राज्य को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है और उसके इस निर्णयों को चुनौती देने की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में, किसी समुदाय विशेष में, किसी समूह विशेष में निहित नहीं होगी। ये तो आंतरिक संप्रभुता हो गई। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि सीमा रेखा के बाहर हमारे जो वैदेशिक संबंध होंगे, अंतरराष्ट्रीय फलक पर हमारे जो रिलेशन होंगे, हमारे जो आर्थिक संबंध होंगे, जो राजनीतिक संबंध होंगे, जो सामरिक संबंध होंगे, इन संबंधों के संचालन में हम किसी विदेशी राज्य के नियंत्रण में नहीं होंगे। हम अपने हितों के अनुरूप, हम अपनी सुविधाओं के अनुरूप, हम देश की परिस्थितियों के अनुरूप हम अपने वैदेशिक संबंधों को संचालित करने के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय करने के लिए स्वायत्त और स्वतंत्र होंगे। हालांकि आप जानते हैं कि भारत जब राष्ट्रमंडल की सत्ता को स्वीकार किया तो इस चीज को लेकर सवाल उठाया गया कि भारत एक संप्रभु राज्य है भी कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट होता है। भारत भी उसका सदस्य बन रहा है, इसका मतलब है परोक्ष रूप से भारत का भी प्रतीकात्मक ही सही उसका अध्यक्ष तो वही है। जिस प्रकार से आयरलैंड ने आयरलैंड रिपब्लिक एक्ट 1948 नामक कानून बना के राष्ट्रकुल से अपने सारे संबंध विकसित कर लिया था, वैसा भारत ने नहीं किया था। पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी मुल्क है वो 1956 तक डोमिनियन बना रहा। डोमिनियन का मतलब है कि वहां का अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी बने रहे। भारत ने वैसा नहीं किया। भारत ने संविधान लागू करने के साथ ही अपने को गणराज्य घोषित किया कि भारत का राजाध्यक्ष भारत का व्यक्ति होगा, भारत का नागरिक होगा, जो भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाएगा। अप्रैल 1949 में लंदन में राष्ट्रकुल देशों के प्रधानमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात की घोषणा की थी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। भारत स्वतंत्रता संप्रभु होते हुए भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा, क्योंकि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल को स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्वीकार करता है। ब्रिटेन का साम्राज्य के विस्तार के रूप में नहीं, बल्कि उन्हें वो एक स्वतंत्र राज्यों का, स्वतंत्र देशों का संगठन मानता है। इस हैसियत से कि वो भी एक स्वतंत्र राज्य है, इसलिए उस समूह में शामिल हो रहा है। इसका तात्पर्य था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि बेशक राष्ट्रकुल का, राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी होंगे, ब्रिटिश क्राउन होगा, लेकिन वो सिंबॉलिकली है, वो केवल प्रतीकात्मक है, वो सांकेतिक अध्यक्ष है। क्योंकि राष्ट्रमंडल का जो अध्यक्ष है उसे भारत के आंतरिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ब्रिटिश सम्राट भारत आता है तो ब्रिटिश सम्राट को भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कोई प्रायोरिटी अलग से नहीं दी जाएगी, उसे कोई प्राथमिकता अलग से नहीं दी जाएगी।
इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे भारत की संप्रभुता पर कहीं कोई चोट नहीं आती, कहीं कोई आघात नहीं आता। भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक सोवरेन स्टेट है, टोटल सोवरेन स्टेट है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में अपने संबंध में अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त है। अब भारतीय राज्य और सरकार के स्वरूप करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में जो दूसरा शब्द समाहित किया गया है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी शब्द है। हालांकि समाजवादी शब्द का प्रयोग मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। समाजवादी शब्द का तात्पर्य होता है कि भारत जो है वो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप अपनी व्यवस्था को स्थापित करता है। समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जहां पर उत्पादन के साधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा। हमारे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं उनका प्रयोग व्यक्ति विशेष के हित में नहीं, या कुछ लोगों के हित में नहीं, या उन पर नियंत्रण कुछ चंद लोगों का नहीं होगा, बल्कि उन पर पूरे भारतीय समाज का, पूरे भारतीय राज्य के लोगों का मालिकाना हक स्थापित होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना हमारा संविधान हमारी प्रस्तावना में इस शब्द को निहित करते हुए करता है, जहां शोषण का अंत करके प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करके इस बात का स्पष्टीकरण किया गया, क्लियरिफिकेशन किया गया कि हर व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको राज्य के जो रिसोर्सेस हैं, राज्य के जो उत्पादन के साधन हैं, उनसे उनको अपने जीवन को चलाने के लिए, मतलब जीविकोपार्जन के लिए जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को इंसर्ट करके की गई है। भारतीय समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि भारतीय समाजवाद वो यूरोपीय समाजवाद से भिन्न अपने खास ढंग का समाजवाद है। भारतीय समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि भारतीय समाजवाद पूर्व सोवियत संघ या अन्य साम्यवादी राज्यों की तरह निजी संपत्ति तथा निजी उद्यमशीलता की बात नहीं करता, बल्कि भारतीय समाजवाद आर्थिक न्याय की अवधारणा को लोकतंत्र तथा गांधीवाद के से मिक्स करके चलता है। समाजवाद का मतलब होता है कि आर्थिक न्याय, लोकतंत्र और गांधीवादी तीनों के मूल्यों को समाहित करके समाजवाद का जो स्वरूप अस्तित्व में आता है वो भारतीय समाजवाद है, जिसे वैचारिक स्तर पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे वैचारिक स्तर पर प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है, जहां पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार, निजी उद्यमशीलता का अधिकार, सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व भी शामिल होते हैं। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा समाजवाद जिसमें गांधीवादी मूल्य भी निहित हो, जिसमें लोकतंत्रात्मक मूल्य भी निहित हो और जिसमें आर्थिक न्याय की अवधारणा भी शामिल हो। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, इन तीनों का जो मिश्रण होता है, वो समाजवाद, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा गया कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद के हिंसक संघर्ष को, वायलेंस स्ट्रगल के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, उसे अस्वीकार करते हुए
अहिंसक नीतियों का, अहिंसक और शांतिपूर्ण नीतियों के माध्यम से समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। इसी प्रकार समाजवाद शब्द को लेके भारतीय समाजवादी राज्य के स्वरूप को लेके सवाल 1982 में उठाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। केस का नाम था DS नकारा बनाम भारत संघ मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित समाजवादी शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसका क्या नेतार्थ है। इसका नेतार्थ है कि आर्थिक समानता, आय का समान वितरण तथा समाज का जो डेप्रिवेटेड क्लास है, समाज का जो शोषित वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा उसे अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया जाता है। किसमें? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में जो समाजवाद है उसका उद्देश्य क्या है? आय का समान वितरण, आर्थिक समानता तथा समाज का जो वंचित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उसे अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा देने पर बल देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद यद्यपि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच अनोखा सम्मिश्रण बनाता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका झुकाव गांधीवाद की तरफ है। क्योंकि भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद में जो हिंसा का तत्व निहित है, इसे इग्नोर करता है। गांधी समाजवाद में जो गांधीवाद में जो अहिंसात्मक तत्व है, उसको प्रश्रय देता है, उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यप चूंकि दोनों का उद्देश्य होता है कि समाज में एक समता मूलक समाज, राज्य में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, चाहे वो गांधीवाद हो चाहे वो मार्क्सवाद हो, दोनों का अंतिम उद्देश्य यही है। लेकिन दोनों को इस उद्देश्य पर पहुंचने के दोनों को जो आधार है वो अलग अलग है। दोनों राज्य का विरोध करते हैं। गांधीवाद भी राज्य का विरोध करता है, गांधी जी भी राज्य का विरोध करते थे, मार्क्स भी राज्य का विरोध करता था, लेकिन विरोध करने का आधार दोनों का अलग अलग था। कार्ल मार्क्स राज्य का विरोध इसलिए करता था क्योंकि वह एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। जो समाज जो है धनिक और निर्धन वर्ग में बटा था, इस बंटवारे को समाप्त करना चाहता था, इस खाई को समाप्त करना चाहता था, इस रेखा को समाप्त करना चाहता था कि धनिक और निर्धन वर्ग का भेद समाप्त हो, राज्य के जो संसाधन है उनका प्रयोग सबके हित में हो। लेकिन इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वो हिंसा का सहारा भी, वो हिंसा से भी गुरेज नहीं करता था, उससे भी उसको कोई परहेज नहीं था। उसने वर्ग संघर्ष, हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने हिंसा के माध्यम, क्रांति के माध्यम से उस गंतव्य तक, उस प्राप्तव्य तक पहुंचने का ऐलान किया था। तो हिंसा निहित है। गांधी जी, मार्क्स का यह मानना था कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य होगा तो निर्बल वर्गों का शोषण सदैव होता रहेगा। क्योंकि मार्क्स की यह मान्यता थी कि जो समाज का सबल वर्ग है, धनिक वर्ग है, प्रभुत्वशाली वर्ग है, वो इसी राज्य नामक यंत्र की सहायता से निर्बल वर्गों का शोषण करता है। इसलिए राज्य जब तक होगा तब तक वर्गहीन समाज अस्तित्व में नहीं लाया जा सकेगा। दूसरी तरफ गांधी जी, वो भी राज्य के विरोधी थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। उनको एक अहिंसात्मक राज्य की स्थापना करनी थी, एक राम राज्य की स्थापना करनी थी। उनका मानना था कि जब तक राज्य रहेगा तब तक राज्य में समाज में हिंसा के उपकरण रहेंगे। उनका मानना था कि राज्य का मुख्य उपकरण क्या है? पुलिस है, सेना है, पैरामिलिट्री है, और उसके उपकरण, उसके यंत्र, बम, बंदूक, गोले, ये सब हिंसा के उपकरण हैं। तो जब तक राज्य रहेगा, ये हिंसात्मक उपकरण विद्यमान रहेंगे,
तब तक अहिंसात्मक राज्य की स्थापना नहीं की जा सकेगी। इसलिए दोनों राज्य का विरोध करते हैं, दोनों समाजवाद को लाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को समाजवाद लाने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। तो भारतीय समाजवाद जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में स्थापित करती है। एक ऐसा समाजवाद जहां पर आर्थिक न्याय, गांधीवाद और लोकतंत्र के मूल्य आपस में निहित हों, आपस में मिले हुए हों, इनका मिक्सचर हो, ऐसा समाजवाद भारत की प्रस्तावना भारत को मतलब डिक्लेयर करती है, भारत को घोषित करती है। हालांकि आप जानते हैं कि 1991 में जो तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब, उनके तहत जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी भारत के रहे हैं, आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उन्होंने एक आर्थिक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब की घोषणा की थी। और इस नई आर्थिक नीति की घोषणा के दौरान भारत का जो समाजवादी ढांचा था उसमें गंभीर परिवर्तन देखे गए। इस आर्थिक नीति इस लागू करके इस आर्थिक नीति के अंतर्गत निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन जैसे तत्वों पर बल दिया गया। हालांकि ऐसा करके भारत में इस तरह की नीति लागू करके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करके भारतीय अर्थव्यवस्था यकीनन विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई और बदली हुई परिस्थितियों की मांग भी थी कि वैश्विक स्तर पर हम आर्थिक रूप से समृद्ध तभी हो पाएंगे जब हम उन आर्थिक मूल्यों को स्वीकार करेंगे। लेकिन भारत द्वारा किए गए इस प्रयास, इस कोशिश की कुछ समाजवादी विचारकों के द्वारा यह कहते हुए आलोचना की गई कि भारत जो है वो अब नव उदारवादी राज्य होता जा रहा है, भारत अपने सामाजिक मूल्यों को त्यागता जा रहा है। हालांकि ये आलोचना की गई थी। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य और सरकार के स्वरूप को तय करने के लिए जो उसमें तीसरे शब्द का प्रयोग किया गया है वो है सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य को समझने से पहले आप ये जान लें कि राज्य और धर्म के संबंधों के आधार पर कितने प्रकार के राज्य हो सकते हैं। धर्म और राज्य के संबंधों के आधार पर दुनिया में 4 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का राज्य है जिसे थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, जिसे धर्मतांत्रिक राज्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो राज्य है उसे रिलीजियस स्टेट कहा जाता है, उसे धर्म प्रभावित राज्य कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जो राज्य है उसे एंटी रिलीजियस राज्य के नाम से जाना जाता है, धर्म विरोधी राज्य के नाम से उसे जाना जाता है। और चौथा जो राज्य है जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा भारत को जिस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है वो पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट। तो जो पहला राज्य है जिसे थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, जिसे धर्मतांत्रिक राज्य कहा जाता है, तो धर्मतांत्रिक राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिस राज्य की व्यवस्था का संचालन धार्मिक प्रावधानों के तहत किया जाता हो, धार्मिक मान्यताओं के तहत किया जाता हो, जिस राज्य का संविधान उसके धार्मिक वसूल हो, धार्मिक सिद्धांत हो, जिस राज्य का राज्याध्यक्ष या तो स्वयं धर्माध्यक्ष होता है और अगर दोनों अलग अलग भी होते हैं तो राज्याध्यक्ष धर्माध्यक्ष के अधीन होता है, ऐसे राज्य को थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है,
ऐसे राज्य को धर्मतांत्रिक राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे क्लासिकल जो एग्जाम्पल है दुनिया में वो है वेटिकन सिटी। तिब्बत को भी इस श्रेणी में आप रख सकते हैं। तो ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें थियोक्रेटिक स्टेट का दर्जा दिया गया है। दूसरे प्रकार के जो राज्य होते हैं जिन्हें रिलीजियस स्टेट कहा गया है, जिन्हें धर्मतांत्रिक राज्य कहा गया है। तो धर्मतांत्रिक राज्य का अभिप्राय ऐसे राज्यों से है जिनकी शासन व्यवस्था को धार्मिक प्रावधानों के तहत तो नहीं चलाया जाता जैसा कि थियोक्रेटिक स्टेट में होता है, लेकिन रिलीजियस स्टेट में, धर्म प्रभावित राज्य में किसी धर्म विशेष को राज्य के द्वारा राजकीय धर्म घोषित कर दिया जाता है। इस बात की घोषणा की जाती है कि अमुक धर्म इस देश का राजकीय धर्म है, और इस बात की भी इसमें घोषणा निहित होती है कि जो नागरिक, जो व्यक्ति इस राजकीय धर्म को एडॉप्ट करेंगे उन्हें राज्य की तरफ से ज्यादा अधिकार, सुविधा व सहूलियत प्राप्त होगी। तो ऐसे राज्यों को जो अपने राज्य के लिए एक विशेष धर्म की घोषणा किए होते हैं और उस विशेष धर्म के मानने वाले लोगों को राज्य की तरफ से प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे राज्य को रिलीजियस स्टेट कहा गया है। ऐसे राज्य को धर्म प्रभावित राज्य कहा गया है। और इसका बढ़िया उदाहरण जो दुनिया में पाया जाता है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, इजराइल है, बहुत सारे देशों की एक बड़ी फेहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है जिन्हें रिलीजियस स्टेट की सूची में रखा गया है, जिन्हें धर्म प्रभावित राज्य की सूची में रखा गया है। तीसरा जो राज्य है जिसे एंटी रिलीजियस स्टेट कहा गया है, जिसे धर्म विरोधी राज्य कहा गया है, दुनिया के वे राज्य जो मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा के आधार पर स्थापित किए गए हैं। ऐसे राज्य अपने राज्य में न केवल धर्म का या धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, बल्कि धार्मिक प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति आचरण करता है, अपने निजी धार्मिक प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति आचरण करता है, तो उनके लिए उस राज्य में दंड का प्रावधान भी किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्क्स जो है वो धर्म का विरोध करता था। उसका विरोध करने के पीछे जो कारण था, उसका जो अपना मनोविज्ञान था, उसका ये मानना था कि वर्ग विभाजित समाज में धनिक और प्रभुत्वशाली वर्ग इसी धर्म का प्रलोभन देकर निर्धन वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, अशिक्षित वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स का मानना था कि जब तक राज्य में धर्म विद्यमान रहेगा तब तक राज्य का एक वर्ग शोषित होता रहेगा। अगर शोषित वर्ग को शोषण के इस चंगुल से उसे निकालना है तो धर्म को खत्म करिए, क्योंकि धर्म का आड़ बनाकर, इसी धर्म को ढाल बनाकर प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न वर्ग का, प्रभुत्वशाली वर्ग विपन्न वर्ग का, निर्धन वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। उसने धर्म को अफीम की तुलना की थी। अफीम का मतलब होता है, अफीम एक मतलब कह लीजिए कि मादक पदार्थ होता है जिसका सेवन करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में चेतना ही वो तत्व है जो उसे अपने बारे में या अपने परिवेश के बारे में समझ पैदा करने की शक्ति प्रदान करता है। अब आप कल्पना करिए कि अगर आपके व्यक्तित्व से आपकी चेतना को ही गायब कर दिया जाए, कॉन्शियसनेस को ही हटा दिया जाए, तो आप में सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। क्या चीजें आपके लिए लाभकारी हैं, क्या चीजें आपके लिए अहितकारी हैं, इस भेदभाव को करने की क्षमता ही आपकी खत्म हो जाएगी। मार्क्स का कहना था कि धर्म का स्वभाव भी वही होता है। धर्म के प्रलोभन में निरीह, असमर्थ, अशिक्षित जनता, समाज का एक बड़ा भाग
कि धर्म के माध्यम से वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। इस तरह से वर्ग लाया जाता है धनिक वर्ग के द्वारा निर्धन और अशिक्षित वर्ग के लोगों को, और स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। और ये अशिक्षित वर्ग स्वर्गलोक की कल्पना में अपने इहलोक को, अपने सांसारिक लोक, अपनी सांसारिक सुविधाओं का परित्याग कर देते हैं। तो मार्क्स का मानना था कि जब तक राज्य में धर्म रहेगा तब तक जो है धनिक वर्ग, प्रभुशाली वर्ग निर्धन वर्गों को इसी धर्म के माध्यम से स्वर्गलोक का प्रलोभन देकर इनको बरगलाता रहेगा और इनका एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा, इनका शोषण करता रहेगा। इसलिए जो है धर्म को राज्य में जगह नहीं दी जानी चाहिए। मार्क्स के इसी सिद्धांत के आधार पर, मार्क्स की इसी अवधारणा और विचारधारा के आधार पर दुनिया में जिन राज्यों की स्थापना की गई उन्हें एंटी रिलीजियस स्टेट के नाम से जाना जाता है, उन्हें धर्म विरोधी राज्य के नाम से जाना जाता है। पूर्व सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, चाइना, मतलब बहुत सारे जो राज्य हैं जिन्हें एंटी रिलीजियस की सूची में, एंटी रिलीजियस स्टेट की सूची में, धर्म विरोधी राज्य की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। अब चौथा राज्य जिसे सेकुलर स्टेट कहा जाता है, जो वर्तमान आधुनिक विश्व की का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। दुनिया के अधिकांश राज्य अपनी प्रकृति सेकुलरिज्म को अख्तियार करते जा रहे हैं। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? हालांकि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग भी संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मात्र एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में इंसर्ट किए गए, उसमें शामिल किए गए: सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को शामिल किया गया। उनमें एक शब्द पंथ निरपेक्ष भी है। यद्यपि इसे 76 में शामिल किया गया, यद्यपि इसे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भारत स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही एक सेकुलर राज्य के विचार को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता के बाद ही, स्वाधीन होने के साथ ही भारतीय राज्य की प्रकृति एक पंथ निरपेक्ष राज्य की थी। क्योंकि हमारे राष्ट्रवादियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में इस बात के लिए पहले से सहमति कायम कर ली गई थी कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत राज्य अस्तित्व में आएगा उसकी प्रकृति सेकुलर होगी। हम धर्म के आधार पर, हम संप्रदाय और मजहब के आधार पर हम व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस पर पहले से आम स्वीकृति कायम कर ली गई थी। और यही कारण है कि भारत के संविधान के द्वारा, अन्य विधियों के द्वारा, तमाम कानूनों के द्वारा, या जो रूल या रेगुलेशन है उनके द्वारा, जो तमाम क्रिमिनल लॉज हैं उनके द्वारा, धर्म के आधार पर, उनके आधार पर व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता। भारतीय संविधान का अगर आप देखें, राइट टू इक्वलिटी जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया, उसमें जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 तक के प्रावधान है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। अनुच्छेद 15 में, 16 में अवसर की समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं किया जाता, तो धर्म के आधार पर भी नहीं किया जाएगा। तो हमारे कानूनों के द्वारा भी पहले से ही, मतलब इस शब्द को लागू करने के पहले, भाई हमारा संविधान तो 49 में ही बन गया था, 50 में ही लागू हो गया था।
26 जनवरी 1950 से ही हमारे देश का संविधान शासन का संचालन हमारे संविधान के अनुसार किया जा रहा था, संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जा रहा था। संविधान के द्वारा घोषणा की गई थी कि हमारा राज्य कैसा है। तो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद के लिए 44 है। ये सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में डिक्लेयर करते हैं। और इसकी तो और बड़ी स्पष्ट घोषणा कर दी गई है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। तो एक गारंटी दे दी गई है अनुच्छेद 25 लेके अनुच्छेद 28 के तहत कि भारत में सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म के बारे में पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी आजादी होगी। केवल कुछ आपवादिक स्थितियों में ही राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर पाएगा, जैसे लोक व्यवस्था है, सदाचार, शिष्टाचार, इनको बढ़ाने के लिए राज्य जो है वो धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन बाकी परिस्थितियों में, बाकी स्थितियों में सभी धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार होगा। तो ये गारंटी तो संविधान के द्वारा की गई। संविधान 76 में थोड़ी बना, भारत के संविधान की रचना तो मतलब 49 में हुई और 1950 में इन प्रावधानों को भारतीय शासन व्यवस्था में लागू कर दिया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन संविधान के इन प्रावधानों के तहत आरंभ हो गया। तो वहीं से भारत जो है, भारत की प्रकृति सेकुलर थी। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि ये वे राज्य हैं जिसमें राज्य न तो धर्म का विरोध करता है और न ही वह किसी धर्म विशेष के अधीन या उसके प्रभाव में होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख पहचान यह है कि यह न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। ऐसा राज्य राजकीय कार्यों में, शासन और प्रशासन के कार्यों में धर्म के हस्तक्षेप को, धर्म के प्रभाव को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है हमारे यहाँ सारे धर्मों को, भारत में या धर्मनिरपेक्ष राज्य में सारे धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, उनका समान आदर किया जाता है, उनके प्रति तटस्थता का भाव रखता है। सारे धर्मों से भारतीय राज्य बराबर की दूरी बना के चलता है। हमारे यहाँ मतलब भारत राज्य में नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके तहत जैसे अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म न मानने की स्वतंत्रता तथा नए धार्मिक मत प्रतिपादित करने की स्वतंत्रता दी गई है भारत में, भारतीय संविधान के द्वारा। और इन सारे तत्वों का मूल्य, तत्वों का कह लीजिए कि सार जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, क्योंकि प्रस्तावना में उस शब्द को रखा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द को। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत को भारतीय राज्य की जो प्रकृति तय करती है, जो प्रकृति निर्धारित करती है, वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में। आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे और ताकत, इसे और बल प्रदान कर दिया। 1994 में एक केस आया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसका नाम था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला। हालांकि ये मामला राज्यों में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर आया था, लेकिन आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कोई मामला आता है तो उस मामले से संबंधित जितने डिस्प्यूट होते हैं, जितने विवाद होते हैं, उनकी एक साथ सुनवाई करके उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय अपना एक निर्णय प्रतिपादित कर देता है। तो उसी में इस चीज को लेके भी एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे किसी स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो तो संविधान का मौलिक ढांचा है, संविधान का मूल तत्व है। इसका मतलब हो गया कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निश्चित कर दिया
कि पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को, भारत के पंथ निरपेक्ष प्रकृति को संसद संविधान में संशोधन करते करके भी उसे नहीं छीन सकती। वो तो संविधान का मूल तत्व है, वो तो संविधान का मौलिक ढांचा है, संविधान का मौलिक अवधारणा है, उसे तो कतई नहीं हटाया जा सकता। तो भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य की प्रकृति को अख्तियार करता है, एक प्रकृति को अपनाता है। इस बात का डिक्लेरेशन किया जा गया है, इस बात की घोषणा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसी प्रकार भारतीय राज्य और भारतीय सरकार के प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अगला शब्द है उसे डेमोक्रेटिक कहा गया है, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि भारतीय राज व्यवस्था शासन के जिस स्वरूप को स्वीकार करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय राज व्यवस्था शासन के जिस स्वरूप को स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है। और अगर ये कहा जा रहा है कि वह लोकतंत्र है तो इसमें यह बात अपने आप निहित है कि भारत जो है वो राजतंत्र नहीं है, भारत जो है वो अधिनायक तंत्र नहीं है या कुछ अन्य नहीं है, बल्कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शब्द से केवल सरकार के स्वरूप का ही नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी बोध होता है। लोकतांत्रिक शब्द का अभिप्राय है कि स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो संपूर्ण जनता की स्वीकृति और सहमति से संचालित की जाती हो, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से संपूर्ण जनता में निहित हो, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां जनता खुद निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती हो। लोकतंत्र का मतलब है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी अवधारणा, इसी विचारधारा का डिक्लेरेशन करती है कि भारत में शक्ति जो है वो जनता में है। अब लोकतंत्र आप जानते हैं कि दो प्रकार का होता है मूल रूप से, एक को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और दूसरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष प्रजात लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब जनता शासन क्रियाओं में स्वयं भाग लेती है, शासन और प्रशासन की गतिविधियों में खुद भागीदार होती है, डायरेक्ट भागीदारी होती है, खुद मतलब पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती, कानून बनाती है व्यवस्था को चलाने के लिए, और व्यवस्था के चलाने में खुद सक्रिय होती है, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण वर्तमान में कम पाया जा रहा। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटेन में अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के संकेत पाए जाते हैं। वहां जैसे इनिशिएटिव है या रेफरेंडम है, इनके माध्यम से डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व उसमें दिखाई देते हैं। नहीं तो यकीनन देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पाई जाती है, क्योंकि समाज की प्रकृति जो है, राज्य की प्रकृति जो है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तमाम विविधताएं भरी पड़ी थी, राज्य के आकार जनसंख्या में वृद्धि हुई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो छोटी जनसंख्या और छोटे भूभाग वाले राज्यों में ही सफल हो सकता है। भारत जो है, भारत आप जानते हैं कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भूभाग की दृष्टि से।
और जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इतने विशाल और विस्तृत राज्य में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं हो सकती थी, इसीलिए हमारे यहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के नाम से ही जाना जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता जो है वो निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका का सृजन करती है, निर्माण करती है। और यही कार्यपालिका और विधायिका प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार भारत में जनता स्वयं प्रशासन में भागीदार न होकर बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्य को संचालित कराती है। इसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र को बहुदलीय लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में धर्म, संप्रदाय, जाति, नस्ल, क्षेत्र, भाषा व संस्कृति को लेकर बड़ा वैविध्य पाया जाता है। बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुत से भाषा संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपना आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी परंपरा प्रथा में, संस्कृति में अंतर पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इन सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हो सके और राजनैतिक दलों का जो गठन होता है वो एक समान विचारधारा के आधार पर होता है, तो ताकि सभी विचारधारा के लोगों को मौका मिल सके विधायिका और कार्यपालिका में जाने का। इसलिए भारत में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अपनाया गया। लेकिन इन सारे प्रावधानों के बीच, इन सारी चीजों के बाद भी भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसका डिक्लेरेशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा किया गया है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगला जो शब्द प्रयुक्त है उसे रिपब्लिक कहा गया है, उसे गणतंत्र कहा गया है। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जहां नागरिक किसी भी पद को प्राप्त करने की अहर्ता रखता हो। मतलब एक ऐसा राज्य जिस राज्य का कोई भी नागरिक राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पद पर पहुंचने की अहर्ता और योग्यता रखता हो। मतलब देश का कोई भी नागरिक भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पद प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। ऐसे राज्य में हेड ऑफ स्टेट का पद, राज्य प्रमुख का पद, राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता हो। मतलब अगर आप रिपब्लिक को, आप गणराज्य को परिभाषित करने की कोशिश करें तो उसकी परिभाषा कुछ इस तरह हो सकती है कि गणराज्य का मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली जहां का राज्याध्यक्ष, जिसे उस राज्य का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, राज व्यवस्था का सबसे बड़ा प्राधिकारी कहा जाता है, उसे हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसके नाम से राज्य की सारी प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन किया जाता है। तो जिस राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो, ऐसे राज्य को रिपब्लिक कहा जाता है, ऐसे राज्य को गणराज्य कहा जाता है। कहने का मतलब है, गणराज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहां पर कोई प्रिविलेजेस क्लास न हो,
जहां पर कोई विशेषाधिकार वर्ग ना हो। विशेषाधिकार वर्ग का मतलब है कि कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा ऐसे लोग जिन्हें जन्म के आधार पर राज्य के द्वारा विशेष अधिकार दिया गया हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा राज्य जहां पर पॉपुलर सोवरेंटी को अपनाया गया हो, लोक संप्रभुता को अपनाया गया हो, ऐसे राज्य को रिपब्लिक कहा जाता है, ऐसे राज्य को गणराज्य कहा जाता है। अमेरिका और फ्रांस की तरह भारत ने भी इस प्रणाली को स्वीकार किया है और यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारत की जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। परोक्ष रूप का मतलब होता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता स्वयं जाके मत नहीं देती है, वोट नहीं देती है, बल्कि जनता पहले कुछ लोगों को निर्वाचित करती है, वो कुछ लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा बाद में उन संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया जिनमें विधानसभाओं की स्थापना की गई। तो इनसे मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। तो जनता जिसको चुनती है वो लोग, उनका एक मंडल बना लिया गया कि यही मंडल जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा परोक्ष रूप से होता है। और गणराज्य की परिभाषा में निहित है कि जिस देश के राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो, उसे गणराज्य कहा जाएगा, उसे गणतंत्र कहा जाएगा। तो इस सेंस में भारत एक गणराज्य है और इसी चीज की घोषणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने में गणराज्य शब्द को अंतर्निहित करते हुए भारतीय राज्य और भारतीय सरकार के प्रकृति को निर्धारित करती है कि भारत क्या है। भारत केवल लोकतंत्र नहीं है, भारत ने तो लोकतंत्र के उच्च मूल्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि गणतंत्र जो है वो लोकतंत्र का उच्चतम अवस्था है, लोकतंत्र का प्राप्तव्य है, उसका साध्य है, जहां पर लोकतंत्र जाके ठहर सा जाता है। उसके ऊपर फिर खाली खाली शून्यता की स्थिति है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर। और एक बड़ी विशेषता है हमारे भारतीय राज व्यवस्था की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। मतलब लोकतंत्र को पैदा किया ब्रिटेन ने, लेकिन लोकतंत्र की इस परमावस्था को आज भी नहीं प्राप्त कर सका हो, लोकतंत्र की चरम स्थिति को आज भी नहीं छू पाया हो। क्योंकि लोकतंत्र की चरम स्थिति तब आती है जब किसी देश के सबसे बड़े प्राधिकारी को, सबसे प्रमुख प्राधिकारी को, जो प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, हेड ऑफ स्टेट है, राज व्यवस्था का सबसे बड़ा प्राधिकारी है, उसको भी वो पद दिलाने में जनता की भूमिका हो और जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से उसे वो पद प्रदान करती हो। तो ये लोकतंत्र का उच्च मूल्य है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो आया, आप जानते हैं कि 1688 में जेम्स द्वितीय वहां के शासक हुआ करते थे, उनके प्रति जनता में असंतोष आया और उनके प्रति असंतोष आना, हालांकि 1688 की क्रांति को
आप जानते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्यों? क्योंकि उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सत्ता परिवर्तित हुई खून की एक बूंद बहाए बगैर, जबकि सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसक क्रांति के माध्यम से खून की नदियां बहती हैं, तब कहीं व्यवस्था में परिवर्तन होता है और नई सत्ता, नई व्यवस्था स्थापित हो पाती है। लेकिन विश्व के इतिहास की एकलौती क्रांति है वो, अकेली क्रांति है वो, जहां खून की एक बूंद बहाए, इसीलिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा, इसलिए गौरवमयी क्रांति कहा जाता है। खून की एक बूंद बहाए बगैर व्यवस्था ही परिवर्तित हो गई। जो वहां पर मोनार्ची स्टैब्लिश थी, जो राजतंत्र था वहां पर, वो राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। कैसे? क्योंकि जेम्स द्वितीय जो वहां का सम्राट था, वो जनता के आक्रोश को, जनता के असंतोष का आकलन करते हुए, उसे भांपते हुए उसने गद्दी छोड़ दी। और जनता ने क्या किया? जो लोकतंत्र पैदा होने की अद्भुत घटना, जनता ने क्या किया? जनता ने जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी और मैरी के हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को सत्ता सौंप दी। सत्ता कौन सौंप रहा है? जनता सौंप रही है। इसका मतलब है कि अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में आ रही है। जनता कह रही शासन ये करेंगे, मतलब शासन जो है वो जनता के मुताबिक स्थापित हो रहा है। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि ऐसी शासन प्रणाली जहां शासन व्यवस्था जनता की स्वीकृति और सहमति से चलाई जाए। तो जनता अब कह रही, जनता तय कर रही है कि ब्रिटेन में शासन कौन करेगा। जनता इस बात का निर्धारण कर रही। ये लोकतंत्र के पैदा होने की अद्भुत घटना। लेकिन विडंबना है कि आज भी लोकतंत्र को पैदा करते होते हुए भी वो लोकतंत्र के उच्च मूल्य को, लोकतंत्र के परम स्थिति को आज भी नहीं प्राप्त कर सका। क्योंकि राजव्यवस्था का जो सबसे बड़ा प्राधिकारी है, जो राजाध्यक्ष वहां का है, जो क्राउन है, वो जनता के द्वारा नहीं बल्कि वंश परंपरा के आधार पर वहां के सम्राट और साम्राज्य की आने वाली पीढ़ियां ब्रिटिश राज व्यवस्था के इस सर्वोच्च पद को प्राप्त करती रहती हैं। उनके लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। वो तो अगर उस खानदान में, उस कुल में, उस वंश में अगर उनका जन्म हो गया तो राज व्यवस्था का यह शीर्षस्थ पद उनके लिए सुरक्षित हो गया, उनके लिए आरक्षित हो गया। ये 5 शब्द भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति को, उसके स्वरूप को तय करते हैं कि हमारा राज्य कौन कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और वो है संपूर्ण बहुसंपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। ये 5 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप को तय करते हैं और उसके मतलब नेचर को तय करते हैं, उसकी प्रकृति को तय करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पर अपना लेक्चर रोकते हैं। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह के लेक्चर मतलब आपको मिलते रहें और जिसके माध्यम से आप अपने सिविल सेवा परीक्षा का जो आपका एक टारगेट है, जो आपका एक ड्रीम है, उसे आसानी से आप उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू।